हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यह है अनसॉल्व्ड सीरीज, जिसमें रोज रात को 10 बजे हम आपको देते हैं अनसॉल्व्ड का सलूशन। तो सभी बच्चे 10 बजने का इंतजार किया करें और अलार्म सेट कर लें। लाइव रहता है बेटा, 10-20 में ये क्लास एंड हो जाएगी। तो 20 मिनट की ये लाइव क्लास होती है और 20 मिनट टाइम निकालिए। इससे क्या होगा, ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्योंकि ये अनसॉल्व्ड है, आपके बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये पूछे जा सकते हैं। बोर्ड नए क्वेश्चन नहीं बनाता, हमेशा क्वेश्चनों को रिपीट करता है। आइए देखते हैं, आज हम सॉल्यूशन देने वाले हैं आपको सेट नंबर 2 का। पेपर कोड है आपका ईके। अगर आपके पास अनसॉल्व्ड हो तो आप पेपर कोड देखेंगे कि 2023 का पेपर कोड ईके खोलना है आपको। कौन सा? ईके। सेट नंबर इधर उधर हो सकता है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं लेना है। ओके, ठीक है, आ जाओ। तो बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु का वास्तविक बड़ा और वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, किसमें बनता है। और ये पूछा है अवतल दर्पण के लिए। आपको देना है कंडीशन, आपको बतानी कौन सी कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण के लिए वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। तो आपने टोटल कितना इमेज पढ़ी है अवतल दर्पण के लिए? आपने पढ़ा अवतल दर्पण में टोटल 6 इमेज बनती हैं। ये आपका क्या हो गया, पी हो गया। ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया। ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी हो गया। टोटल आपने कितनी इमेज पढ़ी होंगी? 6 इमेज पढ़ी होंगी। तो 6 इमेज किस तरह से हैं? एक वस्तु यहां पे रखते हैं हम लोग, यानी एफ और पी के बीच में। फिर एक फोकस में रखते हैं, फोकस में रखते हैं। एक फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं। एक इनके बीच में रखते हैं। और एक कहां पे रखते हैं बेटा? एक हम लोग अनंत पे रखते हैं। वस्तु एक अनंत पे रहती है। टोटल 6 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई होंगी। और हमने बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, यानी कि इन 3 कंडीशन को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि इन 3 कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का कैसा बनता है? छोटा बनता है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे तो आपका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। केवल ये 6 नंबर वाली जो कंडीशन है ना, 6 नंबर वाली कंडीशन, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। हालांकि बड़ा तो है, लेकिन आभासी बनता है और सीधा बनता है। और इन सब में, पांचों कंडीशन में, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। याद रखेंगे आप। तो इसमें उल्टा सीधा तो नहीं पूछा, इसमें पूछा है वास्तविक रहना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। तो वास्तविक और बड़ा कहां पे बनेगा? या तो आप फोकस पे रख दें तो बन जाएगा, और या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी और एफ के बीच में रख देंगे तब भी बन जाएगा। तो यहां पर फोकस तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। अरे बोलो जल्दी से कमेंट कर दो, ऑप्शन समझ में आ गया क्या? हाँ ठीक है, ऑप्शन समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर सही हो जाएगा पी और एफ के बीच में। बेटा ये 6 नंबर कंडीशन है, 6 नंबर कंडीशन। अगर यहां पर कह देता कि आभासी, आभासी दे देता, तो आभासी के लिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, डी नंबर। लेकिन वास्तविक कहा है, ध्यान देना, वास्तविक कहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो डायोप्टर आप जनरली जानते हैं कि डायोप्टर होती है, लेकिन बेटा यहां तो डायोप्टर नहीं दिया हुआ है। तो आप कौन सा ऑप्शन देखेंगे? आप इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है P बराबर 1/F। तो एफ को किससे लिखते हैं? एफ को हम लोग लिखते हैं मीटर से। तो ये क्या हो गया? प्रति मीटर हो गया। एक को प्रति बोलते हैं यहां पर, क्योंकि ये अपॉन लगा हुआ है ना, तो प्रति मीटर हो जाएगा। ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, प्रति मीटर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अरे सबको समझ में आ गया क्या? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4 और 5 की बात करते हैं। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मतलब तीसरे नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि श्वेत किरण को प्रिज्म से गुजारना है, सबसे अधिक विचलन आपको बताना है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि मिनिमम विचलन यानी कम विचलन किसमें होता है? लाल कलर में यानी रेड कलर में। और सबसे अधिक कौन विचलित होगा? वायलेट कलर यानी कि आपका बैगनी कलर। ये मैंने प्रिज्म बना दिया, ये मैंने प्रिज्म बना दिया। इस प्रिज्म से अगर आप व्हाइट लाइट को गुजारेंगे, अब मैंने कई बार बताया था, व्हाइट लाइट को गुजारेंगे तो व्हाइट लाइट जो आपकी ब्रेक होगी ऐसे करके 7 कलरों में हो जाएगी। सबसे नीचे जो ये देखो विचलन, ये क्या है? ये विचलन को बताता है। किसको बताता है? ये विचलन को बताता है बच्चों। ये विचलन को बताएगा। और तो वायलेट कलर में सबसे ज्यादा विचलन होगा और रेड कलर में सबसे कम विचलन देखने के लिए मिलता है। इस तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बैगनी कलर। ओके, डी नंबर। पूछा गया सुर श्वेताब। श्वेताब का मतलब होता है व्हाइट। श्वेताब का मतलब क्या होता है? व्हाइट।
कब दिखता है, व्हाइट कलर का सूर्य कब दिखता है? तो आप देखते होंगे दोपहर में अगर आप सूर्य को देखेंगे तो व्हाइट कलर का दिखेगा, यानी दोपहर के समय। ये तो सभी बच्चों को पता होगा जनरली, ये तो मतलब डेली आप देख सकते हैं। अगर दोपहर को देख लेना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सुबह और शाम लाल, ठीक है, ओके, ठीक है। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर नहीं करता? बच्चों, नहीं करता क्वेश्चन पूछा गया है। यानी अगर आपने पढ़ा होगा कि रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल, यानी कि एल पर लंबाई पर निर्भर करता है, तो व्यास पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो यानी इसमें आपकी लंबाई भी निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करेगा, प्रतिरोध के घनत्व पर भी निर्भर करेगा और पदार्थ पर भी निर्भर करेगा, लेकिन चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6-7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि आपके पास 4 प्रतिरोध हैं और उनको हम किस क्रम में जोड़ें कि उनका जो परिणामी प्रतिरोध आए वो न्यूनतम आए, कम आए। तो एक चीज याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में हमेशा आपका जो प्रतिरोध आता है वो समांतर क्रम से ज्यादा आता है हमेशा। आप एक एग्जांपल ले लें कि मान लो अगर मैंने कहा कि आपका आर, एक आर 2 है और दूसरा आर भी 2 है, तो टोटल कितना आ गया? 4 आर हो गया, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में हो गया। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 अपॉन आर इक्वल टू पहला 2 था, दूसरा भी 2 था। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। काट दोगे कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ही आ रहा है, यानी कहने का सेंस ये है बच्चा कि जो आपका परिणामी प्रतिरोध है वो हमेशा कम होता है समांतर क्रम में। यानी समांतर क्रम में सभी को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो आपका प्रतिरोध यानी परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम आ जाएगा। रीजन क्या था बता दिया बेटा। देखो ये जो सीरीज है, मैं बार बार कहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। रोज रात 10 बजे आ जाते हैं, 20 मिनट में खत्म हो जाती है क्लास। तो अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करके देखेंगे तो आपका पूरी की पूरी साइंस का रिवीजन रोज होता रहेगा। मैं कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा देता हूं और आपकी धीरे धीरे पूरी अनसॉल्व्ड का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी की भी बात करेंगे आने वाले समय में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल पढ़ा होगा, FBI आपने पढ़ा है ना, FBI। तो ये जो बी है ये क्या है? ये बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी कि आप बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। और ये बायां और दायां हाथ वाला इंपॉर्टेंट है नियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम कहो तो मैं वीडियो बना दूं, कमेंट कर देना, अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये हर सवाल पूछ ही लिया जाता है, लगभग लगभग रिपीट होता रहता है हर एक दूसरे साल, और हर एक साल आता है किसी न किसी सेट में पक्का आएगा, हो सकता है आपका सेट हो, ठीक है। तो अगर दिक्कत हो रही हो, नियम अगर आपको आते हो तो अच्छी बात है, और नहीं आते हैं तो मैं फिर पूरा डिटेल में बताऊंगा वीडियो बेटा, ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ करके हाइड्रोजन गैस को निकालती है? देखो, ठंडे जल के साथ वही अभिक्रिया करेंगी जो अधिक क्रियाशील धातु होंगी। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्रियाशीलता को याद रखने का कि काशीनाथ का पंडित आया मांगे ऑडी जेन फरारी, है क्यों हैरानी दे देंगे, ऐसे कुछ करके ट्रिक थी। मैंने शायद, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है ट्रिक में, बहुत पहले मैंने बना के डाल दी थी। ट्रिक है, जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में रहती है। काशीनाथ का पंडित आया मांगे ऑडी जेन फरारी, फिर भी है क्यों हैरानी, चांदी सोना बेच के बन जाएंगे हमदानी। ये ट्रिक थी, हाँ याद आ गई मुझे, ठीक है। तो ये ट्रिक एक बार देख लेना, तो पूरा का पूरा जो ऑर्डर होता है ना वो आपको याद हो जाएगा। सर ट्रिक कहां से मिलेगी? आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में लिखा होगा बोर्ड रिवीजन सीरीज, तो उसमें अब जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें बोर्ड की मिलेगी, हालांकि हिंदी और इंग्लिश मिक्स है वो, तो इसलिए आप ये ना सोचिएगा सर हिंदी से है इंग्लिश से, भाई जो चीजें कॉमन चीजें होती हैं, जैसे मान लो फार्मूला, अरे फार्मूला तो सेम ही होता है हिंदी इंग्लिश में, तो फार्मूले सब चैप्टर के मैंने अपलोड कर दिए, PDF अपलोड कर दिए, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ज्यादा ठंडे जलों से रिएक्टिविटी कौन दिखाएगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ज्यादा रिएक्टिव यहां पर क्या होता है? पोटेशियम। सबसे पहले पोटेशियम आता है, काशीनाथ का पंडित आया, काशी, देखो सबसे पहले कौन आएगा? काशी, फिर आएंगे नाथ यानी सोडियम, फिर का यानी कैल्शियम, ये सब हाईली रिएक्टिविटी दिखाते हैं। तो हाईली रिएक्टिविटी दिखाएंगे तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं, यानी पोटेशियम आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है
एल्कीन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड कहां पे लगे हैं, डबल बॉन्ड बी नंबर में लगे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, क्योंकि एल्कीन पूछा है, एल्काइन पूछता तो ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन पूछता तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, रिवीजन हो गया, ओके ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान इसका क्या होगा। पहली बात, जो लाल को नीला करेगा वो कैसा, वो हो जाएगा बेस, और बेस का हमेशा 7 से ज्यादा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी, बेस का मतलब बेटा छार होता है, कमेंट मत करो ऐसा कि बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब छार होता है। ठीक है, आ जाओ 11, 12 और 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्लोरीन के अणु आपस में किस प्रकार की बॉन्डिंग को दिखाते हैं। तो ये हो गया क्लोरीन, ये क्या हो गया क्लोरीन यानी Cl2। Cl2 किस तरीके की बॉन्डिंग को दिखाएंगे, मैंने आपको कहा था कि Cl और Cl, इसमें अगर आप बॉन्ड देखेंगे तो आपको मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कर देंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा, एक बंध बन जाएगा, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, इधर से गिन लो, इसके 8 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके इधर से गिन लो तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो जब शेयरिंग हो तो ऐसे बंधों को हम बोलते हैं सहसंयोजन बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजन बंध बोलते हैं। तो देखो सहसंयोजन बंध कहां है, अब यहां पर एक बंध बन रहा है तो एकल सहसंयोजन बंध हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनते तो द्विसहसंयोजन, और ट्रिपल बॉन्ड बनते तो त्रिसहसंयोजन। बेटा यहां पर रिवीजन हो रहा है कि नहीं बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया तो रिवीजन होगा, यहां पर मजा आएगी, क्लास अटेंड किया करो रोज रात 10 बजे। ठीक है, चलो आ जाओ, जल को जीवाणु रहित बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण की प्रॉपर्टीज में मैंने लिखवाया था कि विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए भी करते हैं। हालांकि जीवाणुओं को हम फिटकरी द्वारा भी नष्ट करते हैं। जब आप सेविंग कराने जाते हैं ना, तो सेविंग कराने के बाद वो क्या, अभी तो आप सेविंग कराने नहीं जाते होंगे, क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो सेविंग कराने के बाद वो क्या करता है ना, फिटकरी लगा देता है, इससे बैक्टीरिया मर जाती है। लेकिन फिटकरी का उपयोग हम लोग जल को शुद्धिकरण में नहीं करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं। अब देखो आयनों का विनिमय हो रहा है, आयनों का विनिमय होगा और नया यौगिक बनेगा तो इसे हम अपघटन कहते हैं। रिडक्शन, अरे रिडक्शन में यही तो होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, आयनों का इधर उधर आयंस जाते हैं और रिडक्शन के कारण क्या होता है, नया कंपोनेंट बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आपसे पूछा गया है कि पादप में जाइलम का कार्य बताओ। जाइलम, जाइलम जल का और किसका, जल का वाहन करता है, भोजन का वाहन करता है, ऑक्सीजन का करता है, अमीनो अम्ल का वाहन करता है। तो जल लगा दें आप, जल और मिनरल्स का वाहन करता है कौन, जाइलम। और फ्लोएम पूछता तो क्या लगाते, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने क्या उपयोग किया था बेटा, मटर। सभी बच्चों को पता है कि सर मटर ने उन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया अभी तक में, कई सेटों में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है और हर बार सुखवाहिका हम लगा रहे हैं। अभी कल के सेट में आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, क्योंकि अंडाशय तो मादा जनन भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन भाग है, और डिंब वाहिनियां भी मादा जनन भाग हो जाएंगी। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण कब होता है, जब आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, CO2 की आवश्यकता पड़ती है, आपको क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, और आपको सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। यानी इन तीनों ऑप्शन सही हैं तो चौथा नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा गया, कई बार, और हर बार हमने क्या लगाया है, हर बार हमने हाइड्रा लगाया, लेकिन यहां पर अभी हाइड्रा ऑप्शन नहीं है। जल्दी से कमेंट करो, मैं एक बार कमेंट देखना चाहूंगा कौन इसकी कमेंट सही कर रहा है, मैं देख रहा हूं। बताओ, जल्दी बताओ, ऑप्शन बता दो, जल्दी से बता दो कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्या ए नंबर सही होगा अमीबा में? एक बार और अच्छे से देखो, एक बार और अच्छे से देखो भैया, ए नंबर बिल्कुल कतई गलत ऑप्शन है, कतई गलत ऑप्शन है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर प्लेनेरिया में होगा, प्लेनेरिया में, बेटा प्लेनेरिया ऑप्शन नहीं है ना इसमें, आगे बढ़ो। हाइड्रा में होगा, अरे पगलेट, हाइड्रा वो ऑप्शन नहीं है। हाँ आगे देखो, ओके ठीक है, प्लाज्मोडियम में, हाँ प्लाज्मोडियम ऑप्शन का कौन कौन कह रहा है भैया? प्लाज्मोडियम भी गलत है आपका। कौन सा सही हो जाएगा? ईस्ट में, बिल्कुल सही ऑप्शन है भैया, ईस्ट सही हो जाएगा। इसमें ईस्ट में भी जो जनन होता है, ईस्ट और हाइड्रा, दो महत्वपूर्ण एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। मैंने कहा था कि मुकुलन के दो एग्जांपल याद रखना, एक तो आपका क्या हो जाता है, हाइड्रा हो जाता है, और एक तो आपका क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। तो मैंने भाई लिखवाया था आपको, डायरेक्ट लिखवाए थे दो एग्जांपल, महत्वपूर्ण एग्जांपल। हर बार तो हाइड्रा पूछा गया, इस बार देखो ईस्ट आ गया, ठीक है। और ये जो आप अमीबम बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दिया करो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक वर्णवाद के बारे में बताया था डार्विन जी ने। आपका होमवर्क ये है, आपको ये बताना है, आपका होमवर्क ये है कि प्राकृतिक वर्णवाद था क्या, जिसके बारे में डार्विन ने बताया था। आप एक लाइन में कमेंट करेंगे, या तो आप केवल ये बता देंगे कि इससे रिलेटेड है ये प्राकृतिक वर्णवाद। सभी की कमेंट में देखूंगा, जो बच्चे लाइव में थे सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ओके ठीक है, पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये सेट नंबर हमने कौन सा सॉल्व किया? अभी सेट नंबर 2 सॉल्व किया है 2023 का, ठीक है। सभी बच्चों को सोल्यूशन मिल गया। कहीं पर कोई दिक्कत हो कमेंट करना, आपको आंसर दिया जाएगा। रोज रात 10 बजे सभी बच्चे टाइमली क्लासेस में जुड़ जाया करें, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें, लाइक करें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।